जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए और आज के इतिहास कार्य को हम शुरू करेंगे आपके जुड़ने के बाद। परमदीप गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद रेखा गुड इवनिंग। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी आपकी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलोफॉर्म लेकर आए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट के लिए 1999 पे करना होता है और ओनली पेपर सेकंड के लिए भी आपको 1999 रुपीज ही पे करना होता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो 2999 आपको पे करना रहता है कॉम्बो के अंदर। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, क्लासेस मिलती है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपका रहेगा और फुल नोट्स आपके लिए रहेंगे। इसमें आप कूपन कोड यूज करते हैं VI के 10 तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफॉर्म के हर बैच पर। तो इस चांस को गवाइए मत और 10% ऑफ ले लीजिए। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहमनी साम्राज्य को लेकर होगा। ठीक है, फोर्थ यूनिट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है बहमनी साम्राज्य है, प्रांतीय राज्यों के अंदर। ठीक है, जो प्रांतीय राज्य होते हैं उन्हीं में बहमनी साम्राज्य आता है। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। सुमित्रा गुड इवनिंग, रेखा गुड इवनिंग। चलो, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य दक्कन की तरफ फैलने वाले साम्राज्यों में से एक था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के कालांतर में निरंतर हो रहे विद्रोह और अशांति का परिणाम था। मोहम्मद बिन तुगलक सम्राट द्वारा दक्षिण में नियुक्त अमीर सदा अराजकता की स्थिति का अवसर उठाकर उसने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को देखकर दौलताबाद के अमीरों ने दौलताबाद दुर्ग पर अधिकार कर अफगान इस्माइल मक को नसीरुद्दीन शाह की उपाधि से अपना शासक घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इसका शासक घोषित कर दिया था नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन शाह की उपाधि देकर उसको यहाँ का शासक घोषित कर दिया। The establishment of the Bahmani kingdom was the result of continuous rebellion and unrest during the reign of Muhammad bin Tughlaq. The Amir Sada appointed by the Tughlaq emperor in the south able taking the opportunity of the situation of anarchy make was declared his ruler with the title of Nasiruddin Shah. इस्माइल मक एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह सरल स्वभाव का था। 1347 से लेकर, ठीक है, ये 1347 में शुरू होगा। 1335 के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं और 1335 के अंदर ये घटनाएं जो घट रही हैं और अलग अलग इसके शासन तक, हालांकि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी, जो निजामुद्दीन अहमद हो गए, उस तक की जो घटनाएं हैं समय रहेगा 1347 से लेकर 63 तक। ठीक है, और 63 से सॉरी तेरह निजामुद्दीन 63 आएगा 82 तक। 1347 से लेकर 1382 तक का इसका समय रहेगा। ठीक है, इस समय बहमनी साम्राज्य शुरू हो चुका था 1335 के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय था और मोहम्मद बिन तुगलक के लोकप्रिय का शासन यहाँ पर प्रमुख रहा था।
इस्माइल मक एक बूढ़ा व्यक्ति था, वह सरल स्वभाव का था, इसलिए उसने अपनी इच्छा से अलाउद्दीन के पक्ष में अपना पद त्याग दिया था। जो उसको पद दिया गया था, ठीक है, नसीरुद्दीन शाह के जो पद के रूप में उसको मिला था, उसने वो पद अलाउद्दीन के पक्ष में छोड़ दिया। अमीरों ने 1347 ईस्वी में हसन गंगू जफर खां को, भाई हसन गंगू क्या है, जफर खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर अपना शासक घोषित किया। 1347 से लेकर 1527 तक, ठीक है, 1527 तक इस वंश के कुल, अगर मैं सभी छोटे मोटे शासकों की बात करूं तो 1347 से लेकर 1527 तक इस वंश में कुल 180 वर्षों तक 18 सुल्तानों ने शासन किया था, शासन किया था, ठीक है। लेकिन 1347 से लेकर 1382 तक का समय ही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। Ismail Wak was an old. He was the simple nature, so he resigned his post in favor of Alauddin of his own free will. सरदार एंड नोबल्स डिक्लेयर्ड हसन गंगू, जिसको जफर खान बोला जाता है, हसन गंगू, as their ruler in 1347 AD by giving him the title of Alauddin Hassan Bahman Shah. अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का शासनकाल 1347 से लेकर 1358 तक था। सिंहासन पर बैठने के बाद बहमनी राज्य का संस्थापक सुल्तान अलाउद्दीन हसन शाह अहमद को माना जाता है। राज्य के विस्तार के लिए गांधार, कोटगिरी, कल्याणी, बीदर आदि क्षेत्रों को जीत लिया था इसने। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी, गुलबर्ग को इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसका नाम हसन, इसने गुलबर्ग का नाम क्या रखा था, हसनाबाद इसका नाम रखा था। अलाउद्दीन हसन अपने शासन के अंतिम दिनों में दाबुल पर अधिकार किया। दाबुल पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने राज्य में जजिया कर वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जजिया कर 712 ईस्वी में किसने लगाया था, 1564 से पहले भी एक डेट आएगी, ठीक है, वो फिरोज शाह तुगलक वाली डेट आएगी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आएगा 1564, फिर औरंगजेब आएगा 1669, और फिर आएगा मोहम्मद सारंगेला 1720। 712 ईस्वी के अंदर किसने लगाया था, मीर कासिम ने, ठीक है। उस दिन आपने गलत करवा दिया, मोहम्मद मसूद लिख दिया वहां पर, ठीक है, मीर कासिम ने लगाया था। फिर फिरोज शाह तुगलक इसको सबसे बड़े स्तर पर लगाएगा। 1564 के अंदर अकबर इसको माफ कर देगा, औरंगजेब इसको दोबारा शुरू कर देगा, और 1720 में मोहम्मद सारंगीला क्या करेगा, इसको संपूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। मीर कासिम ने लगाया था भाई, ठीक है। और इसको जो गंगू ब्राह्मण है, एक गंगू ब्राह्मण भी है, गंगू ब्राह्मण क्या था, हसन गंगू ब्राह्मण क्या था, एक ज्योतिषी था, एवं एम तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का कृपा पात्र था। कृपा पात्र यानी उसकी कृपा उसके ऊपर थी,
ठीक है। और इसी ने क्या किया था, जो हसन था, हसन के राजत्व की भविष्यवाणी की थी। वाणी की थी। अलाउद्दीन एक अफगान अमीर था। अलाउद्दीन बहमन शाह एक अफगान अमीर था। और ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में रहते हुए इसने उन्नति प्राप्त की थी। किसकी सेना में था ये? अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ही काम कर चुका था। Alauddin Bahman Shah ruled from 1347 to 1358. After sitting on the throne, Sultan Alauddin Hassan Muhammad Shah, the founder of the Bahmani kingdom, had conquered the region of Gandhar, Kotahari, Kalyani, Bidar, etc. The expansion of the kingdom, Alauddin Hassan made गुलबर्ग his capital and named असंदाबाद, इसको रख दिया था। अलाउद्दीन हसन कैप्चर्ड दाबुल। दाबुल क्या है? एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जो बहमनी साम्राज्य के अंदर प्रमुख हिस्सा था उसका। ठीक है, कोस्टल एरिया था बहमनी साम्राज्य के अंदर। अलाउद्दीन हैज मेड ए लिबरल पॉलिसी टुवर्ड द हिंदूज। ही हैड बैंड द कलेक्शन ऑफ जजिया टैक्स इन द स्टेट। उसने अपने स्टेट के अंदर जो टैक्स था जजिया, उसको ऊपर बैन लगा दिया था। फरवरी 1358 ईस्वी में बहमन शाह की मृत्यु हो गई और उसने अपने पीछे एक ऐसा राज्य छोड़ा जिसकी सीमाएं उत्तर में वाहनगंगा नदी तक फैली हुई थी और दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैली हुई थी, दौलताबाद तक, और पूर्व में भंगोरी तक फैली हुई थी। पश्चिम में दौलताबाद तक ये फैला हुआ था, पूर्व में भंगोरी तक फैला हुआ था, दक्षिण में कृष्णा नदी और उत्तर में गंगा नदी तक ये फैल चुका था। बहमनी साम्राज्य वर्सेस विजयनगर, इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण था तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र। तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, इन दोनों के मध्य क्या था? युद्ध का कारण था। 1356 में जब खलीफा ने तुगलक शाह के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक शाह, फिरोज शाह तुगलक के लिए, ये एफटी तुगलक है भाई, फिरोज शाह तुगलक है, जब शासक फिरोज शाह तुगलक के लिए क्या भेजा था? अधिकार पत्र भेजा था कि हाँ आप सुल्तान बन सकते हैं, तो उसी समय उसने बहमन शाह के लिए भी अधिकार पत्र भेजा था। बहमन शाह के लिए भी अधिकार पत्र भेजा। क्लियर है? बहमन शाह died in the February 1358 AD, left behind a king whose territories extend from Vahanganga river in the north to Krishna river in the south, Daulatabad in the west, and Bangori in the east. अगले शासक आ जाता है आपके पास मोहम्मद शाह प्रथम। कौन है? मोहम्मद शाह प्रथम। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन हसन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना था। मोहम्मद शाह प्रथम का सारा जीवन विजयनगर और वरांगल के साथ युद्धों में बीत गया। मोहम्मद शाह प्रथम का सबसे बड़ा योगदान उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना था। उसके अनुसार मदिरा स्थल,
बंद कर दिए गए थे। अपने कठोर प्रबंधन से राज्य की अनुशासनहीनता को उसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था, जो राज्य के अंदर अनुशासनहीनता थी उसको समाप्त कर दिया, और 4 भागों के अंदर राज्य को बांट देगा, 4 प्रांतों के अंदर उसने बांट दिया, और तरफदार वहां पर विशेष विरुद्ध हो गए थे। तरफदार वहां पर क्या हो गए थे, जो उसके विरुद्ध भी हुए थे, उन तरफदारों की भी हम चर्चा करेंगे, और उन प्रांतों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राज्य प्रबंधन के लिए उसने राज्य के 4 तरफों या अतरफों या प्रांतों में बांट दिया। गुलबर्ग एक तो था, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया था। प्रत्येक का एक प्रबंधक, एक प्रत्येक प्रांत अध्यक्ष को सौंप दिया गया था, जिससे सेना रखना अनिवार्य था। इसी काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा हुई थी। 1375 में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। समय देख रहे हो आप, कहीं सोचो कि बाबर अभी तक बाबर ने भारत की तरफ कदम नहीं रखे हैं, भारत की धरती पर अभी तक बाबर नहीं आया दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो बारूद का सबसे पहली क्रांति के रूप में प्रयोग होना, रक्षा के रूप में प्रयोग होना बहमनी साम्राज्य के अंदर है। ठीक है, भारत में बहमनी साम्राज्य के अंदर है। दौलताबाद, दौलताबाद के अंदर जो प्रांत अध्यक्ष थे जिसने विरोध किया था, मनसद ए अली, मनसद ए अली वहां पर था। बरार के अंदर कौन था, मंजली से अली, मंजली से अली। ठीक है, बीदर, आजम एक हुमायूं, गुलबर्ग, मलिक नवाब नायब। क्लियर है। कमेंट कीजिए। For state management, he divided the state into 4 Trafo and or Atrafo province, Gulbarg, Daulatabad, Birar, and Bidar, and handed over the management of each the provisionally president who was required to keep an army. The experiment took place for the first time, which led by a new revolution in the state organization of defense. Muhammad Shah first died in 1375। आगे इसके बाद एक शासक आएगा, अलाउद्दीन। देखो नाम सबके लिखते रहो, अलाउद्दीन। इससे पहले आएगा अलाउद्दीन मुजहिद। तेरह सौ पिछहत्तर से लेकर 1378 तक शासन करेगा। ठीक है, अयोग्य पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम का। क्या था ये, मोहम्मद का अयोग्य पुत्र था, और विजयनगर के क्षेत्र में काफी इसके ऊपर आ चुके थे, इसके जो काफी एरिया था उसके ऊपर अतिक्रमण कर चुके थे विजयनगर साम्राज्य इसके ऊपर। इसके चाचा दाऊद खां, और इसके बीच मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और झगड़े के कारण इसकी 1378 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या करवा दी थी, षड्यंत्र करके मृत्यु करवा दी थी अलाउद्दीन मुजाहिद की।
और केवल एक महीने के लिए 1378 में दाऊद खां शासक बनेगा, और इसकी भी दाऊद खां भी क्या हो जाएगा, दाऊद खां भी को भी मरवा दिया जाएगा। उसके बाद 1300 मोहम्मद सेकंड 1378 से लेकर 97 तक, 1378 से लेकर 97 तक ये शासन करेगा। अलाउद्दीन प्रथम का सबसे छोटा बेटा है। छोटा बेटा, ठीक है। आपको ये चीज बस थोड़ा मोटा मोटा याद रख लो कि कौन किसके बाद आया। इनका क्रम कई बार पूछ ले जाता है कि अलाउद्दीन मुजहिद के बाद दाऊद खान, दाऊद खान के बाद मोहम्मद सेकंड, और मोहम्मद सेकंड के बाद अलाउद्दीन फर्स्ट शासन करें। सॉरी, अलाउद्दीन फर्स्ट का ये पुत्र था मोहम्मद सेकंड। जो मोहम्मद सेकंड था, ये अप्रैल बुखार से मृत्यु हो जाती है भाई इसकी। बुखार से मृत्यु हो जाती है 1397 में, ठीक है। क्लियर है? बुखार से इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद सेकंड की, और इसका पुत्र होता है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन विवेकहीन इसका पुत्र था। वो केवल 2 माह के लिए ही गद्दी पर बैठ पाया था। उसकी भी क्या करवा दी थी, उसे अंधा करवा दिया गया था। मोहम्मद सेकंड बुखार से मृत्यु हो जाती है। अयोग्य पुत्र है इसका गयासुद्दीन। एक गुलाम है गयासुद्दीन भाई, गयासुद्दीन खान, गयासुद्दीन, ठीक है। केवल 2 महीने के लिए ही शासन करेगा। एक गुलाम है तुगलचिन, तुगलिचिन, ठीक है। तुगलचिन गुलाम इसे क्या करेगा, इसे अंधा करवा देगा। इसे अंधा करवा दिया था। अब आगे देखो, देखो कंफ्यूज मत हो। एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो किसी भी चीज को लेकर। मोहम्मद शाह प्रथम तक समझ में आ गया? उस मुझे कमेंट करके बताओ कि मोहम्मद शाह प्रथम समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहां तक देखो। अब अलाउद्दीन सेकंड शासक, अलाउद्दीन मुजहिद शासन करेगा कब से कब तक?
1375 से लेकर 1378 तक। इसके बाद 1378 में कौन शासन करेगा? दाऊद खान। ये क्या है? ये इसका चाचा है। दोनों के बीच मतभेद हो गया था तो इसने इसको मरवा दिया। उसके बाद केवल 1 महीने के लिए, ठीक है, केवल कुछ समय के लिए, 1 माह इसको बोल दिया जाता है कि 1 माह तक ही शासन पर रहा था। उसके बाद गद्दी पर कौन आया? मोहम्मद सेकंड। तेरह सौ अठहत्तर से लेकर 1397 तक ये शासन पर रहेगा। ठीक है, ये अलाउद्दीन प्रथम का पुत्र है। इसके पिता कौन है? अलाउद्दीन फर्स्ट इसके पुत्र पिता है। ठीक है, फारस व ईरान का कवि हाफिज को फारस का कवि था हाफिज। गिफ्ट इसने भेजा था और अपने यहाँ पर आमंत्रित किया था भाई। हाफिज ने जब भारत के लिए प्रस्थान किया तो बीच में फारस की खाड़ी में आए तूफान की वजह से ये क्या करता है? वापिस चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, बुखार के वजह से 1397 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका पुत्र है गयासुद्दीन। अयोग्य, एक गुलाम होता है इनका, गुलाम तुगलचीन, वो इसे क्या करवा देता है? अंधा करवा देता है। अंधा करवा के इसको मरवा देता है। ठीक है, और गयासुद्दीन के छोटे भाई शमसुद्दीन दाऊद को क्या करता है? गयासुद्दीन का छोटा भाई, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, छोटे भाई शमसुद्दीन दाऊद को शासक बना देता है। क्लियर है? उसके बाद कुछ समय तक ये रहता है, ऐसे ही इनका पारिवारिक संघर्ष चलता रहता है। और उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से लेकर 1422 में शासक बनेगा। अब बताओ, इस पूरे सर्कल के अंदर किसी को कोई डाउट? तजाउद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक तजाउद्दीन फिरोज शाह था। उसने 1397 से लेकर 1422 तक शासन किया था। फिरोज ने खेरला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीत लिया था। उसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को हरा देकर संधि करने पर बाध्य कर दिया था। फिरोज कला प्रेमी और सुलेखक था। उसने अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा मराठी, तेलुगु, मलयालम भाषा का ज्ञान था। देखो कितनी भाषाएं जानता है। अरबी भाषा इसको आती है, फारसी इसको आती है, तुर्की के अलावा इसे मराठी तक, तुर्की आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती है, मलयालम इसको आती है। इसने फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए, खगोल शास्त्र का इसको खगोल खगोल शास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए
जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। जंतर मंत्र अगर ना मिले तो वैधशाला आपको मिल सकता है। क्या मिलेगा? वैधशाला, फिरोजाबाद में। ठीक है, कहां पर? फिरोजाबाद में। और ये फिरोजाबाद है कहां पर? दौलताबाद के निकट, जो फिरोजाबाद इन्होंने स्थापित किया था उसके अंदर। ठीक है, दौलताबाद के निकट। ठीक है, जहां पर चांद मीनार है भाई। चांद मीनार कहां पर है? दौलताबाद में है। और चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है। क्लियर अब चीजें? Tajuddin Firoz Shah, the next important ruler of the Bahmani kingdom, was Tajuddin Firoz Shah, a ruler from 1397 to 1422. Firoz won to province of Berar by defeating Narsingh Rai, the ruler of Kerala. Firoz was an art lover and calligrapher. Apart from Arabic, Persian, Turkish, he had knowledge of Marathi, Telugu, Malayalam languages. आगे शासक आ जाता है आपका बहाउद्दीन। कौन है? सुहाबुद्दीन। 1422 से लेकर 1436 तक। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्ग स्थानांतरित कर बीदर को बनाया। इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद का नाम से जाना जाने लगा। यानी बीदर को क्या कहा जाने लगा? बीदर को अब मोहम्मदाबाद के नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मदाबाद के नाम से जाना जाने लगा। सुहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने 1425 में तेलंगाना और 1426 में माहूर और 1429 में ईस्वी में मालवा के साथ युद्ध किया। उसकी उदारता के कारण इसे अहमद शाह वली या फिर संत अहमद भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसुदराज से उसका घनिष्ठ संबंध था। गेसुदराज ने उर्दू पुस्तक मिराज उल आस्किन की रचना की है। सुहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम द गुलबर्ग से इसने क्या किया? कैपिटल को शिफ्ट किया बीदर। और बीदर को नया नाम क्या दिया? न्यू नेम क्या दिया इसको? बीदर को मोहम्मदाबाद इसको न्यू नेम दिया। यहाँ पर जो तेलंगाना को इसने विन किया 1425 में, और माहौर को इसने जब जीता, जो विन किया था 1426 में, और मालवा को 1429 के अंदर इसने विन कर लिया था। हिज जो ये क्या था, ये ज्यादा ही जेनरसिटी था, यानी उदार था। अहमद शाह वली इसको बोला जाता था इसकी उदारता के कारण। सिंहणु शासक था। संत अहमद इसको बोला जाता था। इट इज बिलीव्ड दैट ही हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द हजरत गेसु दराज। और जो संत थे हजरत गेसु दराज के साथ इसके रिलेशनशिप थे क्लोज। फेमस संत था साउथ के अंदर गेसु दराज। कंपोज्ड द उर्दू बुक मिराज उल आस्किन। पूछी जा सकती है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के अंदर इंपॉर्टेंट बुक है ये मिराज उल आस्किन। अलाउद्दीन अहमद तृतीय, अब नया शासक कौन आएगा? 1436 से लेकर 1458 तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय अपने पिता की तरह योग्य एवं विद्वान शासक था। इसका संपूर्ण शासन काल तेलंगाना, गुजरात, विजयनगर, मालवा और उड़ीसा के साथ युद्ध में बीत गया था। इसके शासनकाल में महमूद गवा को राज्य की सेवा के लिए गया था। अरे एक मिनट, इसके शासनकाल में महमूद गवा को राज्य की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया था। Alauddin Ahmad II, 1436-1458. Alauddin Ahmad II was a capable and learner
ruler like his father. His entire region was spent in wars with Telangana, Gujarat, Vijayanagar, Malwa, and Odisha. During his reign, Muhammad Gama was sent to the serve of the state. इसने मोहम्मद गमा को किसके लिए सर्व के लिए भेजा था? जो स्टेट थी उसके सर्व के लिए इसने भेजा था. हुमायूं शाह 1458 से लेकर 1461. अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका पुत्र हुमायूं शाह गद्दी पर बैठा. हुमायूं शाह की काल में मोहम्मद गया एक योग्य सेनानायक था. यही कारण है कि हुमायूं शाह के शासनकाल की सभी सफलताओं का श्रेय महमूद गमा को जाता है. हुमायूं शाह को उसके क्रूर प्रभाव के कारण जालिम कहा जाता है. हुमायूं शाह को दक्कन के नीरो कहा जाता है. हुमायूं शाह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र निजामुद्दीन अहमद कौन है? निजामुद्दीन अहमद तृतीय 1461 से लेकर 63 तक सत्ता प्रशासन रहा. इसके समय में प्रधानमंत्री मोहम्मद गवा का नियंत्रण संपूर्ण राज्य पर था. इसके समय में बहमनी साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया था. आंतरिक प्रबंधन के लिए राज्यों को 8 प्रांतों में बांट दिया गया था. प्रत्येक में एक तरफदार नियुक्त कर दिया गया था. हुमायूं शाह 1458 1461. After Alauddin II, his son Humayun Shah sat on the throne. Muhammad Gaba was a capable general during the reign of Humayun Shah. That his why all the success of Humayun Shah's reign were credited to Muhammad Gaba. Humayun Shah was called Zalim because of his cruel influence. It was said that after the death of the Humayun Shah, his minor son Nizamuddin Ahmad III 1461 to 63 तक ये शासन करेगा. और to power at the time, Prime Minister Muhammad Gaba had control over the entire state. During this time, the Bahmani Empire extended from the Urban Sea, the Bay of Bengal. जो गवा था, गया had divided state into 8 provinces. Internal management and तरफदार was appointed in each. इसने 8 भागों में इसको बांट दिया था. हुमायूं शाह का शासनकाल के अंदर इसको देखते हैं. 1482 ईस्वी में शमसुद्दीन तृतीय ने महमूद गवा को राजद्रोह में फांसी दे दी. अतः 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और एक कालांतर में बहमनी साम्राज्य 5 नए राज्यों का उदय हुआ. ठीक है. 1482 में महमूद गवा को क्या कर दिया? फांसी दे दी भाई. ठीक है. और 5 नए राजवंश कौन कौन से आए थे? 5 नए राजवंश आए थे. एक तो बीजापुर के ऊपर आदिल शाह का, आदिल शाही वंश. ठीक है. यूसुफ आदिल शाह, इसका संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह. यूसुफ आदिल शाह. उसके बाद अहमदनगर के अंदर कौन सा वंश था? निजाम शाही. मलिक अहमद यहाँ पर शासक कर रहा था. मलिक अहमद. मैं इनके जो फाउंडर भाई उनके नाम लिख रहा हूँ साथ में, आपको इनके नाम भी लिखना है. ठीक है. बरार में इमाम शाही, इमाद शाही. फतेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था. उसके बाद गोलकुंडा, कुतुब शाही. कुली शाह
या फिर कुतुब शाह आपको इसका नाम देखने को मिल सकता है, कुतुब शाह। ठीक है, बीदर, बीदर शाही, सॉरी बरीद शाही, अमीर अली बरीद, ये राजवंश आए थे। क्लियर है। In 1482, at Shamsuddin Muhammad III executed Muhammad Ghaffur region, ultimately within two treason, उसने फांसी दे दी राजद्रोह के। Ultimately within the two dedicated the Bahmani kingdom closed, उसके अंदर ही 2 दशकों के अंदर ही ये समाप्त हो गया। और लेटर ऑन 5 न्यू किंगडम्स emerged in the Bahmani kingdoms, और 5 नए किंगडम्स इस बहमनी किंगडम से निकल कर आए थे, 5 बहमनी साम्राज्य। बीजापुर के अंदर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के अंदर निजाम शाही मलिक अहमद के द्वारा, बरार के अंदर इमाद शाही फतेह उल इमाद शाह के द्वारा, गोलकुंडा के अंदर कुतुब शाही कुली शाह कुतुब शाह के द्वारा, बीदर के अंदर बरीद शाही अमीर अली बरीद के द्वारा। बहमनी साम्राज्य का पतन का कारण। बहमनी साम्राज्य के सुल्तान स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक थे। उनसे अधिकारी जो अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाया। अधिकांश सुल्तान धर्मांध, भोग विलासी तथा अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। बहमनी सुल्तानों ने अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई थी। बहमनी सुल्तानों के असहिष्णु धार्मिक नीति के कारण हिंदुओं में असंतोष व्याप्त हो गया था। Reason of the downfall of the Bahmani Empire. The Sultan of the Bahmani Empire we autocratic and despotic rulers. There was no control on their rights. Most of the sultans were of bigoted indolence and tyrannical tendency. The Bahmani sultans did not adopt any correct policy for the material progress of their subject. Due to the intolerant religious policy of the Bahmani sultans, there was discontent among the Hindus. जो उनकी पॉलिसी थी इंटॉलरेंट थी और जो उनकी डिसकंटिन्यूटी का कारण बनी थी हिंदूज के लिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना से लगभग 175 वर्षों तक पूरे अस्तित्व काल में बहमनी सुल्तानों के आंतरिक कलह तथा बाहरी शत्रुओं के निरंतर सामना करना पड़ा। इस आंतरिक कलह का मुख्य कारण था दरबार में मुस्लिम अमीरों के 2 दलों के मध्य ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा तथा शत्रुता का होना। महमूद गवां जैसे योग्य प्रधानमंत्री को भी आंतरिक कलह का रोष का भुगतान करना पड़ा। उसकी हत्या के साथ बहमनी साम्राज्य पतन सुनिश्चित हो गया था। अब प्रशासन आ जाता है। केंद्रीय प्रशासन। शासन का प्रधान सुल्तान था जो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक होता था। केंद्रीय प्रशासन सामान्यतः 8 मंत्रियों के अंदर बटा हुआ था। पहला वकील उस सल्तनत या प्रधानमंत्री था। सुल्तान के सभी आदेशों उसके द्वारा पारित होते थे। अमीर जुमला ये वित्त मंत्री था। वजीर अशरफ ये विदेश मंत्री था। वजीर कुल ये सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला था। वजीर कुल क्या करता था? सभी मंत्रियों के निरीक्षण करता था कार्यों का। पेशवा या वकील के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता था। नाजीर यह अर्थ विभाग से संलग्न था, यानी अर्थ विभाग से संलग्न था, उपमंत्री की भांति कार्य करता था। कोतवाल यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। सद-ए-जहां राष्ट्र-ए-जहां भी इसको बोल दिया जाता है। यह सुल्तान के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। धार्मिक कार्यों तथा राज्य के दिए जाने वाले दान की व्यवस्था करता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। The head of the government was the Sultan, who was the autocratic and autarchic ruler whose central administration was generally run with the help of 8 ministers. उसका जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 8 जो मिनिस्टर थे, 8 जो मिनिस्टर थे वो उसको रन कर रहे थे। वकील सुल्तानत। This was the prime minister of all the orders of the Sultan were passed by him.
अमीर जुमला, he was the finance minister. वजीर आसिफ, he was the foreign minister. वजीर कुल, he surprised with the work of all other ministers. Peshwa, he worked jointly with the lawyer. Nazir, he was the attached of the finance department and work as deputy minister. Kotwal, he was the head of the public police department. सद ए जहर, राष्ट्र ए जहर भी इसको जहान इसको बोल सकते हो. He was the chief judge of the state after the sultan and also arranged for religious work and donations to the state. प्रांतीय शासन. प्रांतीय शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया. गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर. प्रांतीय गवर्नर अपने अपने प्रांतों में सर्वोच्च होता था. उसका प्रमुख कार्य अपने प्रांत में राजस्व वसूल करना और सेना संगठित करना, प्रांतों के सभी नागरिक व सैनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों की नियुक्ति करना था. मोहम्मद शाह तृतीय के समय बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था. उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद गवा ने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत प्रांतों को 8 सूबों में बरार को ग्वालियर व माहौर को अंदर बांट दिया. देखो भाई, बरार को किस किस के अंदर बांटा? जो बरार है, बरार के 2 भाग, एक तो गाविल और माहौर. गुलबर्ग के 2 भाग, बीजापुर व गुलबर्ग. दौलताबाद के 2 भाग, एक दौलताबाद, एक जुन्नार. और बीदर को राजमुंदी, राजामुंदी, ठीक है, वारंगल. इन 8 भागों के अंदर बांट दिया. साहित्य. बहमनी शासकों ने अरबी और फारसी विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया. महमूद गवा ने इन भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीदर में एक भव्य पुस्तकालय की स्थापना की थी और मदरसे की स्थापना की थी. मोहम्मद गवा ने बीदर के अंदर इसका अर्थ पूछ रहे हो? सुबह दो कहाँ पर है भाई? सुबह दो, मैं बोल भी गया होगा, मुझे ध्यान से भी निकल जाता है. कंप्लीट लिखो एक बार. अच्छा, सुबह, ठीक है. जैसे प्रांत होती है ना, प्रांतों को आगे विषय में बांट दिया जाता है. विषय के साथ ही जैसे ये जो प्रांतें थी इनको सूबों में बांटा हुआ था. सूबे, ठीक है, यानी उनसे छोटी इकाइयां करना. बरार को गाविल में और माहौर में, गुलबर्ग को बीजर और गुलबर्ग में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार में, बीदर को राजमुंदरी और वारंगल के अंदर बांट रखा. साहित्य के अंदर भव्य पुस्तकालय की स्थापना की थी. मदरसा यहाँ पर बीदर के अंदर मोहम्मद गवा ने खुलवाया था. प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज दक्षिण के प्रथम विद्वान थे. उर्दू पुस्तक मेरात उल अस्कीनी इनकी फारसी भाषा में प्रथम प्रमुख रचना है. इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय प्रथम शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था. इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, ठीक है. इब्राहिम आदिल शाह
द्वितीय प्रथम शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। द बहमनी रूलर्स प्रोटेस्टेंट Arabic and Persian scholars in their kingdom, and Muhammad Gawa established a grand library and madrasa in Bidar to encourage these languages. जो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज थी उनको इंक्रीज करने के लिए इसने एक तो लाइब्रेरी बनाई थी मदरसा गवा के बीदर के अंदर, और एक मदरसा इसने ओपन किया था। द फेमस सूफी संत गेसुदराज was the first scholar of the south who composed the उर्दू बुक मिरातुल आस्कीन या फिर आस्की in Persian language. Ibrahim Adil Shah II was the first ruler who accepted Urdu as the official language of Bijapur. तो आपको प्रशासन इसके बारे में बता दिया, इसके साहित्य के बारे में इसके बारे में बता दिया, प्रांतीय प्रशासन हो गया, केंद्रीय प्रशासन इसका हो गया, इसके शासकों के बारे में हो गया। तो आपका जो बहमनी साम्राज्य है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी विजयनगर साम्राज्य को लेकर। ठीक है भाई, मोहम्मद गोरी के हमारे आक्रमण हो चुके हैं, दिल्ली सल्तनत हमारा हो चुका है, और विजयनगर हमारा हो चुका है, सॉरी बहमनी साम्राज्य हमारा हो गया। ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। इसमें हमारा विजयनगर साम्राज्य बचता है, उसके बाद सूर्य वंश बचता है, मराठा, सूफी और भक्ति आंदोलन, थैंक यू प्रमदीप बहन। ठीक है, सूफी, मराठा, सूरी और भक्ति आंदोलन हमारे बचते हैं, और सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा बचता है मुगल पीरियड। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इनको जल्दी समाप्त करने की। कल विजयनगर साम्राज्य फर्स्ट क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू अंजलि बहन। विजयनगर साम्राज्य कल हमारा एक ही क्लास के अंदर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सूर्य वंश को मैं स्टार्ट शायद, हाँ सूर्य को स्टार्ट करेंगे, मराठा को नहीं करेंगे, क्योंकि मराठा को बिल्कुल हम एंड में स्टार्ट करेंगे। मराठा को एंड में शुरू करेंगे, बिल्कुल मुगल पीरियड समाप्त करने के बाद मराठा शुरू करेंगे, क्योंकि मराठा शुरू करते ही, थैंक यू सुमित्रा, मराठा जब हम शुरू करेंगे तो हमारा डायरेक्ट मॉडर्न शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो मराठा बिल्कुल एंड में रखेंगे। बीच में अगर सूर्य स्टार्ट कर दूंगा मैं, या फिर सूफी आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन बीच में शुरू कर दूंगा। जो मुगल पीरियड होगा इसको बिल्कुल एंड में लेकर चले, जैसे मुगल पीरियड और उसके बाद मराठास। थैंक यू प्रमदीप बहन, थैंक यू। चलो तो इस क्लास को हम यहीं, तब तक के लिए जय 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 भारत। आप सभी का भी थैंक यू, आप सभी को भी धन्यवाद। आप सभी ही मेरे मार्गदर्शक हो। ठीक है,